हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। मेरा नाम है गौरी निबुड़कर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग वाओ में। आज हम अमृतसर में घूमेंगे। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के पवित्र स्थान और यहाँ की कुछ और इंटरेस्टिंग जगहें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए मुंबई से अमृतसर गई। लगभग 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं अमृतसर पहुंची और फिर एयरपोर्ट से मैं सीधा अपने होटल गई। मैं रुकी थी आईटीसी वेलकम होटल में, जो एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। इस जगह के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जो कि मेरे चैनल पर है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। अमृतसर की बात हो और गोल्डन टेम्पल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जगह पूरी दुनिया में फेमस है, तो इसीलिए दूसरे दिन सबसे पहले मैंने गोल्डन टेम्पल जाने का फैसला किया। मैं ना यहाँ पर सुबह 5 बजे ही पहुंच गई। सुबह भीड़ कम होती है, तो आप शांति से इस जगह को देख सकते हैं। हाँ, थोड़ी ठंड जरूर थी, लेकिन मुझे तो ठंड से प्यार है, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। महाराजा रणजीत सिंह सर्कल से आपको चलकर गोल्डन टेम्पल पहुंचना पड़ता है। ये एरिया एक नो व्हीकल जोन है, तो यहाँ आप रेगुलर कार्स और रिक्शा लेकर नहीं आ सकते। लेकिन सच पूछिए तो मैं ये वॉक बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये एरिया इतना ब्यूटीफुली लिट अप होता है। क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, अंदर जाने से पहले हाथ पैर धोना और सिर ढकना जरूरी होता है। और फिर मैं पहुंची गोल्डन टेम्पल। अंदर आते ही मैं मंदिर के मुख्य हिस्से में पहुंची। आधा घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद मुझे मत्था टेकने का मौका मिला, और जब मैं वापस बाहर आई तो सनराइज हो चुका था। तो ये यहाँ का पवित्र अमृत सरोवर है, जिसके नाम से शहर का नाम अमृतसर पड़ा है। इस अमृत सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं और पवित्र डुबकी भी लगा सकते हैं। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान और चेंजिंग एरियाज बनाए गए हैं। और फिर बहुत भूख लगी थी, तो मैं गुरुद्वारे के लंगर में खाना खाने चली गई। यहाँ पर भी पैर धोकर अंदर जाना होता है। यहाँ कितने लोग खाना खाते हैं रोज? कम से कम 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख? 2 लाख हर रोज खाता है। किसी किसी को में ज्यादा भी हो जाता है, शनि एतवार को ज्यादा होगा। 2 लाख से भी ज्यादा? 2 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ खाना खाते हैं हर रोज। खाना खाने के बाद मैं इनका किचन देखने चली गई। इट वॉज ट्रूली अ ग्रैंड किचन। पर सच कहूँ तो ये किचन सिर्फ एक रसोई नहीं है, बल्कि सेवा और इंसानियत की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। आप ही सोचिए ना, यहाँ इतने लोगों को हर रोज खाना खिलाया जाता है। न जाति देखी जाती है, न धर्म। अमीर गरीब कोई भी हो, सबको एक जैसा माना जाता है। और ये खाना कौन बनाता है? यहाँ के स्टाफ के साथ कई ऐसे लोग जो यहाँ पर सिर्फ सेवा करने आते हैं। इन सेवा करने वाले लोगों को सेवादार कहा जाता है। और बाय द वे, ये सेवादार कोई भी हो सकता है। अगर आप वहां जाए तो आप भी सेवा कर सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी सेवा की और रोटियां बेलने में वहां मदद की। और अब मैं आपको गोल्डन टेम्पल के पास मौजूद एक खास जगह के बारे में बताती हूँ। गोल्डन टेम्पल का साउथ वाला जो गेट है, उसके बाहर अगर आप जाओ तो बस 2-3 मिनट की दूरी पे है बाबा अटल राय जी का गुरुद्वारा। बाबा अटल राय जी सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद जी के सुपुत्र थे। ये एक ऑक्टागोनल यानी अष्टकोणीय शेप की 9 मंजिला इमारत है। और ये जगह इसलिए खास है क्योंकि इस गुरुद्वारे के 9th फ्लोर पर जाकर आप ऊपर से
पूरा अमृतसर देख सकते हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ तय समय रखा गया है। आप सुबह 7:30 से 10:30 तक या शाम को 3 से 5:30 तक ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से ये पूरा शहर इतना खूबसूरत दिखता है। Honestly, climbing up those 9 floors is absolutely worth it. ये यहाँ पर गोल्डन टेम्पल दिखा है। उस दिन सुबह गोल्डन टेम्पल देखकर मैं वापस होटल शादी की रस्में अटेंड करने चली आई। पूरा दिन और रात शादी की मस्ती में कब निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन अगले दिन मैं तैयार थी बाकी अमृतसर शहर एक्सप्लोर करने के लिए। मैं फिर से महाराणा रंजीत सिंह चौक पहुंची। मैंने अपनी गाड़ी वहां बने पार्किंग में लगवाई और मैं पैदल निकली जलियांवाला बाग की तरफ। चौक से गोल्डन टेम्पल की ओर जाते समय आपको एक बड़ा सफेद रंग का स्मारक दिखाई देता है। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों की स्मृति में बनवाया गया है। इसी स्मारक के पास जलियांवाला बाग की एंट्री है। तो ये मेरे पीछे जो पैसेज है जहां से हम लोग अभी अभी आ रहे हैं वो वही पैसेज है जिससे जनरल डायर अपने सोल्जर्स के साथ इस बाग में आए थे। पिछली बार मैं जब यहाँ आई थी तो ये जो सारे मैनिक्विन्स वगैरह है वो वहां पर नहीं थे, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि इसे अभी रेनोवेट किया होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जलियांवाला बाग। ये वो शहीदी कुआं है जहाँ से लोगों ने अंदर जंप की थी। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो ये सब कवर्ड नहीं था, खुला ही था सब कुछ। अब ये शायद रेनोवेट किया गया है, तो ये ग्लास लगाई हुई है यहाँ पर। बहुत डीप है ये कुआं। हाल ही में इस जगह का रेनोवेशन किया गया है। रेनोवेशन के बाद यहाँ 4 नई म्यूजियम गैलरीज बनाई गई हैं, जहाँ आधुनिक ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन मैपिंग और एग्जिबिट्स के माध्यम से पंजाब का इतिहास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी प्रस्तुत की जाती है। यहाँ ना एक एनिमेटेड फिल्म भी दिखाई जाती है जो कुछ ही मिनटों में जलियांवाला बाग की पूरी कहानी दर्शाती है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। उस दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा लेने का निर्णय लिया गया। उनका उद्देश्य डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी और काले कानून का विरोध करना था। वहां के ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम भी नहीं था कि ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। 12:30 बजे जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की ठानी। देखते ही देखते बहुत सारे सैनिक बाग की तरफ मार्च करने लगे और फिर ये सैनिक प्रवेश द्वार से अंदर आए। जनरल ने अपने सोल्जर्स को पोजीशंस लेने का हुक्म दिया। न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा रोकने का कोई प्रस्ताव। जनरल डायर ने सिर्फ एक हुक्म जारी किया। हर तरफ गोलियां बरसने लगी और लहू की नदियां बहने लगी। उन लोगों ने छोटे बच्चे, बूढ़े तथा महिलाओं को तक नहीं बख्शा। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए, 1500 से ऊपर लोग घायल हुए। गोलियों का भंडार खत्म होते ही डायर बिना किसी पछतावे के वहां से चला गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात नहीं देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के वहां पड़े रहे। वहां का वो भयानक सन्नाटा आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहा है। ये मेरे पीछे जो दीवार है इसके ऊपर ये जो सारे निशान हैं वो उन बुलेट्स के निशान हैं जो उस जमाने में फायर की गई थी। This feels horrible.
शहीद हुए उन निर्दोष लोगों की याद में यहाँ रेड स्टोन से एक सेंट्रल मेमोरियल भी बनाया गया है। अगर आप अमृतसर घूमने आए तो जलियांवाला बाग को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं पैदल पार्टीशन म्यूजियम की ओर चल पड़ी, जो यहाँ से लगभग 8 से 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ ना पूरा रास्ता छोटी छोटी दुकानों और खाने पीने के स्टॉल से भरा हुआ है। यहाँ से गुजरते हुए मुझे सडनली याद आया कि पिछली बार मैंने यहाँ पंजाबी लस्सी ट्राई की थी, जो मुझे बेहद अच्छी लगी थी। तो ऑब्वियसली लस्सी पीना एकदम जरूरी हो गया, और कसम से ये लस्सी इतनी अमेजिंग होती है, यू हैव टू ट्राई इट। रबड़ी, रबड़ी मलाई रबड़ी, केसर रबड़ी, पंजाबी लस्सी, ठंडी पंजाबी लस्सी भी। और फिर मैं पहुंची पार्टीशन म्यूजियम। ये 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की यादों को संजोकर रखने वाला एक बेहद खास म्यूजियम है। अंदर कई सारी तस्वीरें, चिट्ठियां और पुराने दस्तावेज देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत सारी पर्सनल कहानियां भी सुनने को और पढ़ने को मिलती है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मैं पार्टीशन म्यूजियम देखकर जस्ट बाहर आ रही हूँ, लेकिन अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने अंदर शूट नहीं किया। और फिर मैं निकल पड़ी एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही देशभक्ति का जज्बा अपने आप ही महसूस होने लगता है। अमृतसर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो वही देखने के लिए मैं निकली अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ। मैं तो वहाँ प्राइवेट व्हीकल से जा रही थी, लेकिन वहां जाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये एक डबल डेकर बस है जो गोल्डन टेम्पल के पास महाराणा रंजीत सिंह चौक से हर रोज दोपहर को 2 बजे छूटती है, और यही बस सेरेमनी के बाद आपको गोल्डन टेम्पल तक वापस ले आती है। इसकी बुकिंग आप इनकी वेबसाइट पर कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे आप वहां जाकर भी काउंटर पर कैश देकर टिकट खरीद सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस जगह को अटारी वाघा बॉर्डर क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये 2 गांव है। भारत की तरफ अटारी गांव है और पाकिस्तान की तरफ वाघा, और इसीलिए इस बॉर्डर को अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है। इस बॉर्डर पर हर रोज सनसेट से पहले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में एक तरफ भारत के बीएसएफ जवान होते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रेंजर्स होते हैं। सेरेमनी की टाइमिंग्स सीजन के हिसाब से बदलती है। आप यहाँ जब कभी जाए, सेरेमनी से 1.5 से 2 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाइएगा, क्योंकि यहाँ सीटिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर होती है। यहाँ का माहौल इतना अमेजिंग होता है। देशभक्ति से भरे हिंदी फिल्मों के गाने, हवा में लहराते हुए तिरंगे और हजारों लोगों की एक साथ गूंजती आवाजें, ये सब आपको लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और यहाँ ना एक्चुअल सेरेमनी शुरू होने से पहले महिलाओं को नीचे आमंत्रित किया जाता है। कुछ चुनिंदा महिलाओं को तिरंगा हाथ में लेकर यहाँ दौड़ने का मौका मिलता है। फुल वॉल्यूम पर हिंदी गाने बज रहे होते हैं, तो एटमॉस्फेयर एकदम चार्ज्ड रहता है। और फिर लेडीज को डांस करने के लिए भी नीचे बुलाया जाता है, तो और भी मजा आता है। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। बॉर्डर पर जाकर जवानों के बीच डांस करना, वेल, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अपने अपने स्थान पर छेड़ गए। साथ ही बीएसएफ कार्मिकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें एवं बीएसएफ का सहयोग करें। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। यहाँ सेरेमनी देखने के लिए वीआईपी पासेस भी मिलते हैं। अगर आप ये पासेस लेना चाहे तो बीएसएफ हेडक्वार्टर्स खासा गेट नंबर 3 ऑफिस से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। पहले सेरेमनी के दौरान बॉर्डर गेट्स खोले जाते थे,
और बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच ट्रेडिशनल हैंडशेक भी होता था। लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और इसीलिए अब न गेट्स खोले जाते हैं और न ही हैंडशेक होता है। ये सारी प्रैक्टिसेस अनिश्चित काल के लिए भारत की तरफ से स्थगित कर दी गई हैं। सूरज चलने से पहले पूरे सम्मान के साथ दोनों देशों के झंडों को नीचे उतारा जाता है और उन्हें अंदर ले जाया जाता है। तो यहाँ शाम को फ्लैग होइस्टिंग नहीं बल्कि फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है और इसी के साथ अटारी बॉर्डर का ये भव्य समारोह समाप्त हो जाता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। वैसे जाते जाते हर कोई एक बार स्वर्ण जयंती द्वार और बॉर्डर को जरूर देखता है, और क्यों न देखे, ये जगह है ही ऐसी। और क्योंकि सेल्फीज का जमाना है, यहाँ बीएसएफ जवानों के साथ सेल्फीज लेने के लिए भी बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन मैं भीड़ से थोड़ा दूर बॉर्डर एरिया की तरफ निकल गई। वहाँ की कंटीली तारों वाली बॉर्डर, दूर तक फैला सिक्योर्ड एरिया, आसपास दिखते फाइटर जेट्स, टैंक्स, इतना अमेजिंग लगता है। और आखिर में मैं यहाँ बने बीएसएफ म्यूजियम में गई। एक्चुअली म्यूजियम बंद होने का टाइम हो गया था, लेकिन वहाँ के जवानों ने फिर भी मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दी। आई वॉज सो थैंकफुल टू देम। और यहाँ आपको बीएसएफ की हिस्ट्री, यूनिफॉर्म्स, वेपन्स और कई इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने को मिलती है। यहाँ से जाते समय महसूस होता है कि देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है। हमारे जवान सच में फरिश्ते हैं जो हमारे देश को और हमें हर पल महफूज रखते हैं।